तो मेरे भी ये पैगाम है, वो होश के नाखून ले। जिस अंदाज से वो बलूचिस्तान और बलोचों को डील कर रहा है, इस तरह वो अपना भी नुकसान कर रहा है, बलोचों का भी नुकसान कर रहा है, इस मुल्क को दूसरा बांग्लादेश बना रहा है। बस यही मुख्तसर मेरा पैगाम है। ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है, इस मुल्क को खुदारा कायम रखें। और वो जमहूरी अंदाज से जिस मकसद, जिस मकासद, जिस बुनियाद पर ये मुल्क बना है, उसी बुनियाद पर उसको कायम रखने दें और कायम रहने दें। उनको जो है, ये जो 4 कौमों की मुल्क है, चारों कौमों को बराबरी की बुनियाद पर उनका हुकूक दें, सियासी, माशी, इक़्तिसादी। फिर ये मुल्क खुशहाल रहेगा, मजबूत रहेगा, कायम रहेगा। वरना एक को सर पर उठाओगे, दूसरे को पाँव के नीचे, तो इस तरह बात नहीं बनेगी। उर्दू कराना, अब मेरा नाम खुर्शीद नगरी है। मैं बलनगर से ताल्लुक़ रखता हूँ। ताल्लुक़ आपके बरादरी से है, पेशे के लिहाज से। अब आप मज़ीद सवाल करें। देखिए, हुकूमत नाम की कोई चीज़ है और ना ही कोई सियासी जमात इस काबिल है कि मैं उसका नाम लूँ। हकीकत तो ये मेरे नज़र में, मेरे नुक्ते नज़र में, क्योंकि ये अगर कौम परस्ती को देखें, वो सारे आज़मा शुदात जमातें हैं। मजहबी जमातों तो वो तो बलूचिस्तान में है ही नहीं, वो तो बराए नाम है, कभी इक़्तिदार में नहीं रहे हैं। एक ही शख्स इक़्तिदार में रहा था, वो भी मजहबी बुनियाद पर नहीं, वो बलूची और अपने इलाके बुनियाद पर वो था मौलवी अब्दुल हक मरहूम। उनकी कारकर्दगी को याद किया जा सकता है। बाकी कौम परस्तों में 87 से कबल या 88 से कबल हम उसका ज़िक्र कर सकते हैं। इस तरह जब हम आते हैं तो कोई भी जमायत या शख्सियत। आखिर में आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हुकूमत को मेरे भी ये पैगाम है, वो होश के नाखून ले। जिस अंदाज से वो बलूचिस्तान और बलोचों को डील कर रहा है, इस तरह वो अपना भी नुकसान कर रहा है, बलोचों का भी नुकसान कर रहा है, इस मुल्क को दूसरा बांग्लादेश बना रहा है। बस यही मुख्तसर मेरा पैगाम है। ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है, इस मुल्क को खुदारा कायम रखें। और वो जमहूरी अंदाज से जिस मकसद, जिस मकासद, जिस बुनियाद पर ये मुल्क बना है, उसी बुनियाद पर उसको कायम रखने दें और कायम रहने दें। उनको जो है, ये जो 4 कौमों की मुल्क है, चारों कौमों को बराबरी की बुनियाद पर उनका हुकूक दें, सियासी, माशी, इक़्तिसादी। फिर ये मुल्क खुशहाल रहेगा, मजबूत रहेगा, कायम रहेगा। वरना एक को सर पर उठाओगे, दूसरे को पाँव के नीचे, तो इस तरह बात नहीं बनेगी। क्रिकेट मेरा नाम है। मेरा ताल्लुक़ वकला तहरीक और सियासी और समाजी तंजीम से है। और मौजूदा हुकूमत की जो माशी पॉलिसियाँ हैं और जो उसके जितने जो उसकी स्कीम है, वो सिर्फ महज बयानात की हद तक है। जबकि यूथ के हवाले से, माशी पॉलिसियों के हवाले से अमली तौर पर कोई भी काम नहीं किया गया। खासकर कोयटा के बाद दूसरा बड़ा डिस्ट्रिक्ट तुर्बत है, वहाँ पर ना यूथ केयर काउंसलिंग के हवाले से, यूथ डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से ना यहाँ कोई ऑफिस है, और ना ही यहाँ पर जो है ना नौजवानों को रोज़गार के लिए आसान इक़्तिसाद पर ना ही कर्ज़े दिए गए, और ना ही उनको जो है ना जो मुलाजमतें हैं वो फराहम किए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट केच में तकरीबन 1000 से ज़्यादा मुलाजमत खाली हैं, उन पर कोई पोस्टिंग नहीं किया जा रहा है। और बहुत वक्त कोयटा में इंटरव्यू कॉल की जाती है। जब मकरान के नौजवान कोयटा पहुंच जाते हैं तो वहां जाकर मालूम हो जाता है कि जो है ना इंटरव्यू कैंसिल है। तो इस हवाले से हम समझते हैं कि सूबाई हुकूमत को अपने पॉलिसी सख्त रखनी चाहिए। जो असामियाँ खाली हैं, उन पर टेस्ट या इंटरव्यू हो चुके हैं, उन पर उनको जो है ना मेरिट के बुनियाद पर उनको नौकरी देना चाहिए। और हुकूमत को अपनी पॉलिसियों में जो जितने यूथ हैं या नौजवान हैं या तालिब इल्म हैं, उनको आसान अक़सात पर जो है ना मोटरसाइकिल वगैरह दें, उनको रोज़गार के लिए आसान अक़सात पर उनको जो है ना रकम मुहैया करें।
और इस हवाले से खासकर जो सनती जोन है यहाँ तुर्बत और ग्वादर में कायम हो चुके हैं, मगर उन पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि गुज़श्ता कई सालों से वहाँ पर कोई फैक्ट्री अभी तक नहीं लगा है। खासकर पिछले साल कपास की फसल दश्त में बहुत अच्छी हुई थी, मगर ना ही कोई धागे की फैक्ट्री या कोई टेक्सटाइल कुछ भी नहीं लगा। कुछ दोस्तों ने सनत और अरफत तुर्बत में एप्लीकेशन भी दिए प्लाट के लिए, मगर उनकी एप्लीकेशनों के बारे में कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। हम समझते हैं कि सूबाई हुकूमत यूथ के हवाले से, यूथ को जो है ना मुलाजमत के हवाले से या यूथ को तफरीह के हवाले से जो है ना कोई भी कारकर्दगी नहीं कर रहा है। खासकर एक जो है ना अक्सर मतलब ये कि यहाँ पर पार्क वगैरह और तफरीह मकामात होने चाहिए। पार्क में ये कि खिलौने वगैरह और वहाँ पर जो है ना नौजवानों को दुकानें भी खोल दी जाएं। लोग तफरीह के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो ज़रूरत के उनके सामान हैं, जो पानी की बोतलें हैं, चिप्स हैं या दूसरी चीज़ें या आइसक्रीम है या दूसरी चीज़ें, वो वहाँ फ़रोख्त होंगे, नौजवानों के रोज़गार का ज़रिया होगा। मैं इसी मतलब ये कि मीडिया के तवस्सुत से मैं सूबाई हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़िला केच में 4 बड़े पार्क बनाए जाएं और जगह जगह पर तफरीह मकामात बनाए जाएं, नौजवानों को रोज़गार दिया जाए ताकि वो मनफी सरगर्मियों में इस्तेमाल ना हो, बल्कि वो अमली काम करें और अपने जो है ना रोज़गार के हवाले से जब तक उनके रोज़गार का मसला हल नहीं होगा तो हम समझेंगे कि नौजवान मुतमईन नहीं होगा और इस सूबे में अमन मुश्किल है। सर अनवर है, मैं डिस्ट्रिक्ट केच से ताल्लुक़ रखता हूँ। पूरे बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला बेरोज़गारी है। बेरोज़गार पहले हमारा रोज़गार बॉर्डर से वाबस्ता था, लेकिन अभी बॉर्डर को एक माफिया ने कब्ज़ा कर रखा हुआ है। पहले ये हम लोग आज़ादाना तौर पे काम कर रहे थे, सारा बॉर्डर खुला हुआ था। अभी एक पॉइंट पे लाया है और ये टोकन का सिस्टम यहाँ राइज किया गया है और ये टोकन एक माफिया के हाथ में है। आम गरीब के दस्तरस से दूर है बॉर्डर। हम हुकूमत बलूचिस्तान से मुतालबा करते हैं कि बॉर्डर को पहले की तरह खोल दे, आज़ादाना तौर पे लोग काम करें और हमारा तालीम, सेहत सब कुछ यही बॉर्डर से वाबस्ता है। और इस करप्शन में हमारे सब माफिया मुलव्वस है, नुमाइंदे हत्ता तक यहाँ इस काम में मुलव्वस है और यहाँ बेरोज़गारी उरूज पर है और एक महंगाई की वजह भी यही है, यहाँ का रोज़गार भी नहीं है। निसार अहमद यूसुफ की तुर्बत। हुकूमत को किन शोबे में ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए? हुकूमत को पहले तालीम पे तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि तालीम जब होगा तो कौम आगे तरक्की करेगा। उसके बाद सेहत इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, उसको भी तवज्जो देना चाहिए। अच्छा, रोज़गार पे भी तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि रोज़गार होगा तो ये तीनों चीज़ें होंगी, तालीम भी होगा, सेहत भी होगा, रोज़गार भी होगा।